अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का रिलेशन दूसरे साइंसेस के साथ क्या है। तो हमारे पास पहली लाइन लिखी हुई है, आप बायोलॉजी इज़ ए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। अच्छा, अब सवाल आएगा कि सर मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है हमारे पास। तो देखो, ये मल्टी का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, और डायमेंशनल जो लिखा है ये डायमेंशन से निकला है कि इसके बहुत सारे साइडेड है। मैनी साइडेड कह सकते हो, या इसके अलावा आप कंपाउंड कह सकते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसकी मिलावट दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है, जैसे अच्छा इसको हम ये क्यों कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ है बिकॉज इट लिंक्स विद अदर साइंसेज ऑल्सो, कि ये दूसरे साइंसेज के साथ लिंक करता है, ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे लिखिए कि सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो। वो साइंसेस जिससे बायोलॉजी रिलेट करता है वो हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं। तो उसमें पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है बायोफिजिक्स। अच्छा देखो, नाम से जाहिर है एक निकला हुआ है फिजिक्स से और दूसरा हमारे पास है बायो। अगर बायो का मतलब मैं आपको बताऊं कि आप जो है लाइफ ले सकते हो। बायो का मतलब मैंने लिया लाइफ। सही। अच्छा, अब देखो, बायोफिजिक्स, फिजिक्स के जितने भी लॉज है, टेक्निक्स है, प्रोसेस है, इसके अलावा फार्मूलाज है, अगर वो मैं ज़िंदगी पे अप्लाई करता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करता हूँ, तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा, बायोफिजिक्स में आएगा। सही। अच्छा, अब देखो कैसे, देखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सही। ये क्या है हमारे पास, बायोफिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। हम किसमें क्या क्या करते हैं, लॉज हुए, टेक्निक्स हुए, इसके अलावा आप देखो फिजिक्स लिखा हुआ है तो फिजिक्स में हमारे पास सिर्फ लॉज और टेक्निक्स तो होंगे नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। तो जो भी फिजिक्स में है अगर वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस ऑफ लाइफ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, बायोफिजिक्स होगा। सही। अच्छा, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लिखा है, जो हमारे पास रेडियो लेबलिंग है। सही। रेडियो लेबलिंग और उसके अलावा कार्बन डेटिंग है। ये दोनों जो है आइसोटोप्स है। सही। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, देखो इनका ताल्लुक है फिजिक्स से, लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसको, एजेस ऑफ फॉसिल्स के लिए। जब हमें पता नहीं होता, हमारे पास जो फॉसिल्स है, जो स्ट्रक्चर या जो हमें मिले थे, वो जिंदगियां जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो उसको अगर मैं मेजर करता हूँ तो उसको कैसे मेजर करता हूँ मैं, इससे कार्बन डेटिंग, और हमारे पास रेडियो लेबलिंग है। इन एलिमेंट से मैं इसको मेजर करूंगा कि ये कितने साल पुरानी फॉसिल्स है, कितनी साल पुराना स्ट्रक्चर्स है। ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ तक लिखते हो पेपर में तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि साउंड वेव जो है, ये इनका ताल्लुक हमारे पास किससे है, फिजिक्स से है। सही, साउंड वेव, लेकिन हम किस लिए यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह भी हम क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स को हम ज़िंदगी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किस में आया, किसकी एग्जांपल हुई, बायोफिजिक्स की। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ ऐसी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर लॉ लिखा हुआ है, सही, लॉज है, अब लॉज का अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूँ। सही। न्यूटन की थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या लिखा है कि जो एक्शन होता है उसको अपोजिट रिएक्शन हमेशा होगा। अब कैसे होगा, देखो अगर आप जो है एक दीवार पे मुक्का मारो, एक दीवार पे आपने मुक्का मारा तो क्या होगा, आपने एक्शन किया, क्या मुक्का मारा, आपने एक पंच किया दीवार पे। सही। वापिस जो इसका रिएक्शन होगा दीवार का, कि आपके हाथ को लगेगी। सही, आपको फील होगा कि दर्द हो रहा है, तो वो उसका रिएक्शन हुआ। तो कि कैसे हुआ, हमने फिजिक्स के लॉ को अप्लाई किया जिंदगी पे, और हमें दर्द हुआ, हमें महसूस हुआ। तो ये भी आप जो है बायो फिजिक्स के एग्जांपल में कह सकते हो। सही। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स। अच्छा, बायो मैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। सही। अच्छा, अब बायो मतलब लाइफ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, और मैथमेटिक्स तो आप जानते होंगे, और इसको हम दूसरा नाम कहते हैं बायोमेट्री। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर मैथ्स को हम बायो बायो मतलब लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जनरल बात बताता हूँ समझाने के लिए। सपोज करो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सही। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो हमारे पास क्या होगा,
हम कैसे बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। हम फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 20 कैजुअल्टीज़ है हमारे पास, इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल तशवीशनाक है, इसके अलावा 5 लोग जो है ज़ख्मी है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 3 4 ये क्या है हमारे पास, मैथ से ना, मैथमेटिक्स से आया है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो किस में आएंगे, बायो में आएंगे। तो ये इसका रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहते हो कि ये समझ में नहीं कोई दूसरा एग्जांपल, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन ये आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में। जेनेटिक्स का चैप्टर होगा हमारे पास। तो जेनेटिक्स में हम जो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं, सही। जेनेटिक्स चैप्टर में हम फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं लिए। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बायो मैथमेटिक्स ये मिल के बनते हैं, मतलब इसका रिलेशन है, बायो का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अगर अगर इतना समझ में नहीं आता तो उसके, अगर पहले इस पे देखो, फोकस करो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। अच्छा, हमारे पास तीसरे नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। उनको नाम से जाहिर है, ये भी यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बायो लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब क्या लिखा है यहाँ पे कि द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल। वो ब्रांच जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमारे पास क्या बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। उन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल बनाते हैं। अच्छा देखो, सवाल यहाँ पे आता है कि कैसे बनाता है, और इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसकी कंपोजिशन, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसके अलावा इंट्रैक्शन क्या होगा इनका, सही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर में ये कैसे होंगे, तो ये सब अगर मैं पढ़ता हूं तो ये क्या होगी, मॉलिक्यूल की स्टडी होगी, ठीक। जो हमारे पास क्या बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल बनाता है। अच्छा, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मॉलिक्यूल्स का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप किसी को कह रहे हो कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, अक्सर हम कह रहे होते हैं ना, तो हम कैसे कहते हैं, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे का अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ख़राब है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल ख़राब है, इसमें कोई ख़राबी है, या ये कोई परेशानी में है, कोई ट्रबल में या प्रॉब्लम है इसमें। तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि हमें एक सही मॉलिक्यूल्स का, हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल्स होगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, हमने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो हम उसको रिलेट करेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो सही था ये ऐसा है, और ये मॉलिक्यूल ऐसा है, तो इसमें ये खराबी हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए क्या, मॉलिक्यूल का पढ़ना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, अच्छा, बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब क्या होगा, अर्थ होगा, सही। और ग्राफी का मतलब होगा जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हो। तो अगर अब अर्थ के बारे में कोई लिख रहे तो जियोग्राफी। अच्छा, और बायो, अब अर्थ और बायो का क्या रिलेशन है, ये अब सवाल है। अच्छा, आप पढ़ के समझ में आएगा कि अर्थ और बायो का क्या रिलेशन है। तो क्या लिखा है, द ब्रांच विच डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो ब्रांच जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और कहाँ पे, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास जितने भी है जानदार है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सही। हमने नहीं किया, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के मुताबिक। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स को देख के, सही। अच्छा, अब सवाल आता है कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि हमने जो है, अगर मैं एक को कहता हूँ कि आप यहाँ पे रहो, इस मुल्क में रहो, तो दूसरे को मैंने कहा कि आप इस रीजन में रहो अर्थ के, तो इसलिए इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सही। तो अच्छा, हम अब करने की वजह क्या है, आगे लिखा है देखो, मेनी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड। उसमें से जो कुछ है उसको महदूद रखा गया है, उसमें उसका एक हुदूद है। और क्यों है हुदूद उसका, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। अच्छा, अगर आपने अब पहली वीडियो देखी होगी जब मैं ब्रांचेस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने कहा था एनवायरमेंटल का मतलब, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या था, कि जो हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर है, सही, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, सही। तो देखो,
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब देखो ये ब्रांच तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास जिंदगियां है, जानदार है, उनको हमने डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने नहीं किया, लेकिन किया है, मैं बार बार हमने कह रहा हूँ, लेकिन किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी वजह। देखो, मैं रह रहा हूँ पाकिस्तान में, अगर आप मुझे एंटार्क्टिका भेजते हैं तो मैं यहाँ पे आदी हूँ कराची के गर्मी का, और वहाँ पे जो है एंटार्क्टिका में क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता है, -20 से लेकर -60 तक होता है वहाँ। तो मैं वहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा? मैं वहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर सकता। सही। तो इसी तरह देखो, अगर आप, अच्छा चलो पौधों की बात करते हैं, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है हेलोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। सही। देखो, एक प्लांट है, उसको सूरज चाहिए होती है, इसके अलावा उसको जो है पानी चाहिए होता है। अगर मैं उसको रेगिस्तान में लेके चलता हूँ और उसके अलावा वहाँ पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि सूरज आना भी बंद हो जाता है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जो उसको पहले मिल रहा था। तो सारा गेम एनवायरनमेंट का है। सही। तो इसी वजह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आप जो है पूछ सकते हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है बायो इकोनॉमिक्स? अच्छा, ये ब्रांच किससे डील करती है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। इस ब्रांच में हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इकोनॉमिकली हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे, और किस में इन्वॉल्व होंगे? ये प्रोडक्शन में। सही। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है मीट, एग्स और मिल्क है, लेदर प्रोडक्शन हुआ। सही। अच्छा, और हम क्या करेंगे इसमें? अपने फ़ायदे को देखेंगे कि हमारा कितना ज़ाया हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, तो हम उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, आप समझाता हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे पास एक फार्मर है, वो कास्ट कर रहा है किसी चीज़ की, फसल की वो काश्त कर रहा है। सही। तो वो पहले देखे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, उसमें प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, और इसके अलावा जो है उसकी डिमांड कितनी है, वैल्यू कितनी है मार्केट में, तो उसके बाद वो काश्त करेगा ना। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे बायो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होंगे। सही। जिनसे हमें फ़ायदा होगा और जिनमें हमारा कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किस में स्टडी करेंगे? बायो इकोनॉमिक्स में। सही। इसमें कोई ज़्यादा वो रॉकेट साइंस है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है। तो चलो आप साथ पढ़ते हैं। बायो इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच होगी? वो ब्रांच होगी जिसमें हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ, अगेन मैं उम्मीद करता हूँ, 3 बार उम्मीद कर चुका हूँ। खैर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो देखते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो बराए करम आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा पार्ट, तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा उस पार्टिकुलर, अगर एक ब्रांच आपको समझ में नहीं आ रही कुछ भी, तो पार्टिकुलर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप बताइएगा ज़रूर। चले चलते हैं, अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आप जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।